नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 24 अक्टूबर 2013 को गुजरात के गांधीनगर में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि बीते हुए समय में समाज की प्रगति में IT का बहुत बड़ा रोल रहा है। पिछले 30 से 40 वर्षों में उसने इतना बड़ा इम्पैक्ट किया है कि पूरी जीवन व्यवस्था में बदलाव आ गया। लेकिन हम मानकर चले कि इसके बाद का समय एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी का है। मित्रों, आज भले ही हम इस फील्ड में अपनी जगह बनाई होगी, लेकिन किसी एक क्षेत्र को सबसे ज्यादा संकट आने वाला है, ग्लोबल चैलेंजेस आने वाली हैं, तो वो आपके सेक्टर को आने वाले हैं। दुनिया इतनी तेजी से बदलती जा रही है और ग्लोबली इतने नए नए नॉर्म्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं और डेवलपिंग कंट्रीज पर वो थोपे भी जाते हैं और चाहते हुए न चाहते हुए मजबूरन, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज भी उन सारे नॉर्म्स को लागू करने के लिए कभी न कभी तो उसको आगे आना पड़ेगा। और अगर हम उस पैरामीटर के अनुकूल अपने क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं तो हम उस समय इस संकट को कैसे झेल पाएंगे। आज मित्रों, दुनिया में कोई सरकार अपनी मनमर्जी से निर्णय कर ले और दुनिया चला ले, वो समय पूरा हो गया है। आपको पूरे एक वैश्विक परिवेश में ही अपने आप की जगह को फिक्स करना होता है और उस अर्थ में अगर समय रहते हम सोचेंगे तो शायद हमें कम से कम संकटों को झेलना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि आपके यहां कोई ऐसा टास्क फोर्स बने ग्लोबल कि इस प्रकार के नॉर्म्स की तरफ दुनिया जा रही है, उसमें हम कहाँ हैं, हमने सोचना होगा। मित्र, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि बीता हुआ समय समाज की प्रगति में IT का बहुत बड़ा रोल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। गत 30-40 वर्ष में उसने इतना बड़ा इम्पैक्ट किया है कि पूरी जीवन व्यवस्थाओं में बदलाव आ गया। लेकिन हम मान के चले कि इसके बाद का समय ET का है, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी। हम क्या एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी को कोप अप कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं? आप इस क्षेत्र की इंडस्ट्री में क्यों न पहले से सारे नॉर्म्स का पालन करते हुए विथ ऑल द सेफगार्ड्स हम क्यों नहीं करते हैं? मित्रों, आप में से कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं होगी कि जिसका गवर्नमेंट के साथ तनाव न चलता हो। ऐसा क्यों? मैं नहीं मानता हूं कि सरकार ने कोई ऐसे कानून बनाए दिए कि जिसको आप कर नहीं सकते हो। आप कर सकते हो, लेकिन आपने तय किया है कि यार चलता है, चलने दो। और मित्रों, कभी वहां पर आप ही के लोगों को किसी दिन संकट आया तो क्या होगा? और मैं मानता हूं कि हम एक ऐसे फील्ड में हैं कि जहां पर एक्स्ट्रा सेंसिटिव होने की आवश्यकता है। हम समाज के हितों को दरकिनार करके अपने हितों की चिंता करेंगे तो हम लंबे अरसे तक अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा सकते। मित्रों, एक और विषय जो है, मैं मानता हूं कि
ज्यादातर हमने देखा होगा कि अधिकतम हमारी कंपनियां ऐसी हैं जो किसी एक प्रोडक्ट को लेकर के वो मार्केट में एंटर करते हैं और 20-25 साल के बाद भी वो उसी प्रोडक्ट पर गुजारा करते हैं। उसी जो चलती पिताजी ने किया था बेटा भी वही कर रहा है। हो सकता है पहले 5 टन माल बेचता होगा, 25 टन बेचता होगा। पहले टर्नओवर अगर 10,000 करोड़ होगा तभी 20,000 करोड़ होगा। मित्रों, ये कोई सेटिस्फेक्शन का लेवल है क्या? आज देखिए दुनिया में हमारा कंट्रीब्यूशन हार्डली 3% है मिस्टर पाल। वी आर ओनली 3% इन द एक्सपोर्ट इन द ग्लोबल लेवल पर केमिकल फील्ड में, ओनली 3%। कितना बड़ा स्कोप है मित्रों। दुनिया पूरी एनवायरमेंट के इतने कानूनों से जकड़ी हुई है कि वो अपने यहां इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के बहुत सारे देश इस क्षेत्र पे ताले लगा रहे हैं। आपके लिए स्कोप है। उसके बाद भी दुनिया में हम सिर्फ 3% पे अटके हुए हैं और ये भी पिछले 1 दशक से अटके हुए हैं। और उसका मूल कारण इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी सारी व्यवस्था होने के बाद एक कॉर्पस फंड बना करके हम क्यों न एक रिसर्च लैब तैयार करें, एक वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूशन हमारा क्यों ना हो। उसके आपके कमरे में आपकी रिसर्च होगी। जरूरी नहीं कि वो बगल वाले कमरा आपके अंदर झोंक करके देखेंगे यार इसने क्या खोजा, मैं चोरी कर लूं। नहीं होगा। आप ताला लगा दीजिए अपना। हो सकता है हमारे देश में इंडिविजुअल एक कंपनी के लिए रिसर्च के लिए इन्वेस्टमेंट की सोच नहीं है। उसको लगता है इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, ऐसा मानता है वो। लेकिन अगर समूह के रूप में हम करें तो मैं समझता हूं शायद जिस प्रकार से हमने कॉमन एफ्लुएंट प्लांट की दिशा में हम ले गए गुजरात में, पहले अगर उसको एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए कहा जाए तो उसको लगता था कि इसके बजाय अफसर को संभालना अच्छा है, अपनी गाड़ी चल जाएगी। फिर वो ट्यूबवेल जैसा करके नीचे डाल देता था। 5-6 साल तो चले जाते थे, फिर गंदा पानी बाहर आने लगता था, फिर पता चलता यार गड़बड़ किया है। लेकिन जब कॉमन करने लगे सबको लगा यार चलिए सबका इकट्ठा है, हम भी हमारी पाइप वहां डाल दे यार, चलिए हो जाएगा, थोड़ा खर्चा होगा। शुरू हुआ धीरे धीरे, उसमें भी कुछ गफले चल रहे हैं, मेरे पास जानकारी है। लेकिन मित्रों, उसी प्रकार से कॉमन रिसर्च फैसिलिटी हम क्यों ना खड़ी करें। आप सोचिए। और मैं मानता हूं नॉट नेसेसरी कि स्टेट के अलग हो, पूरे देश के लिए कोई एक जगह पे केमिकल पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए, इवन फार्मास्यूटिकल में भी हम जोड़ सकते हैं। क्यों ना हम स्पेशल रिसर्च यूनिट खड़े करें, हम टैलेंट पूल वहां इकट्ठा करें। जब तक हम रिसर्च और इनोवेशन करके इस फील्ड में आगे नहीं आएंगे, मैं नहीं मानता हूं मित्रों हम क्वांटम जंप करेंगे, लेकिन हम क्वालिटेटिव बल्क मटेरियल की ओर सक्सेस नहीं पाएंगे। और इसलिए हमने बहुत सीरियसली सोचने की आवश्यकता है। वी मस्ट इन्वेस्ट इन रिसर्च, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है जिसमें स्काई इज द लिमिट। मित्रों, ये कुछ रुकने वाला नहीं है। ये आज से 50 साल पर जो चीजें थी पहले। दूसरा मित्रों, हमारा जो केमिकल वेस्ट है वो एक बहुत बड़ा सरदर्द है सबके लिए। लेकिन आप देखिए, पहले बिजली के जो कारखाने थे जो कोयले के आधार पर चलते थे, तो वहां कोयले की राख, उसके ढेर लगे रहते थे और वो इतने 80-80, 100-100 मीटर ऊंचे होते थे। और उसको निकाल कैसे करना, उसके लिए टेंशन रहता था। सरकार और बिजली कंपनी के बीच झगड़ा ये होता कि इसको कब हटाओगे बताओ, इसी का झगड़ा होता था। मित्रों, समय बदलते वही वेस्ट
वेल्थ बन गया। वही कोयला की राख आज प्रोडक्शन मटेरियल में काम आने लग गई, तो आज उसको लेने के लिए टेंडरिंग हो रहा है। मतलब किसी ने रिसर्च किया, किसी ने माइंड अप्लाई किया, तो वो वेस्ट भी। क्या कभी आपने सोचा है कि जो वेस्ट आपके लिए आज बोझ है, वो वेस्ट भी कभी वेल्थ बन सकता है? उसी वेस्ट पे रिसर्च करके, इनोवेशन करके कोई और नई प्रोडक्ट की ओर आप जा सकते हैं जो मार्केट में, और वो संभव है मित्रों, सब चीज संभव है। क्या आप वेस्ट को भी एक बर्डन बना के मान करने के बजाय वेस्ट को भी एक रॉ मटेरियल मान करके उसमें वैल्यू एडिशन करके आप मार्केट में एक नई एंट्री कर सकते हैं मित्रों? तो हम लोगों को टेंशन चला जाएगा। मित्रों आज देखिए, अब इतने सारे केमिकल फील्ड में हो, ये मेडिकल वेस्ट कितना बड़ा टेंशन का विषय है। क्या आप ऐसे कोई केमिकल नहीं बना सकते हैं कि जो मेडिकल वेस्ट का निकाल करने के लिए काम आ जाए? उनका भी काम हो जाए, आपका भी काम हो जाए। मित्रों हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार रिसर्च, मित्रों सारी दुनिया एक विषय में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और वो है होलिस्टिक लाइफस्टाइल, एनवायरमेंट फ्रेंडली लिविंग। इवन वो कपड़ा भी अब केमिकल कलर वाला पहनने को तैयार नहीं है। नेचुरल कॉटन कलर को ग्रो करना, उसमें से बना हुआ कपड़ा और वही पहनना, वहां तक दुनिया आगे बढ़ रही है। हमारे देश में वेजिटेबल कलर, ये हमारी कितनी बड़ी विधा थी मित्रों। पाटन का पटोला हजारों साल से दुनिया में प्रसिद्ध क्यों हुआ? वेजिटेबल कलर के कारण। और उस समय भी लोग इतने कॉन्शियस थे कि केमिकल कलर का कपड़ा नहीं पहनेंगे, वेजिटेबल कलर वाला कपड़ा पहनेंगे, और उसी में पाटन का पटोला पॉपुलर था। 20-20 लाख की कीमत में वो बिकता था। मित्रों आज हमारे यहां वेजिटेबल कलर का रिसर्च और दुनिया के सामने एक ब्रांड बना करके हम अपनी जगह खड़ी कर सकते हैं। यस, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली सोसाइटी के लिए आज घर की दीवारों को भी लोग उस पेंट को पसंद नहीं करते हैं जिसमें केमिकल हैजार्डस की बू आती है। इतना बदलाव आ रहा है मित्रों। अगर ये बदलाव आ रहा है तो उस बदलाव के साथ कोप अप करने के लिए हम रिसर्च की और बल दे सकते हैं क्या? मित्रों हम इक्विपमेंट अपग्रेडेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मुनाफा बढ़ता है। लेकिन हम रॉ मटेरियल में, वैल्यू एडिशन में जो ताकत लगानी चाहिए, जो रिसर्च इनपुट देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। मित्रों क्या कारण है? हमारे देश का रॉ मटेरियल विदेशों में एक्सपोर्ट हो। क्या हमारे केमिकल्स फील्ड के लोगों की चैलेंज नहीं है? ज्यादातर रोल आप ही लोगों का है। क्यों न हम, जैसे हमारे यहां से बॉक्साइट रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता है, देश के जेब में क्या आता है? कुछ नहीं आता जी। लेकिन वही चीजें अगर प्रोसेस होती, उसको केमिकल फील्ड के लोगों का टच मिलता, और अगर मान लीजिए एल्यूमिना बना करके जाते, तो हम कितना वैल्यू एडिशन करते हैं, हम इकोनॉमी को कितना फायदा करते हैं। हम अपनी इन सारी चीजों को, हमारे यहां उपलब्ध जो भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का वैल्यू एडिशन में एटलीस्ट केमिकल फील्ड के लोग क्या कर सकते हैं?